एशियन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एशियन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बीएड सेकेंड ईयर परीक्षा की तैयारी के क्रम में हम इस समय लगातार चर्चा कर रहे हैं फोर्थ पेपर जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा के बारे में। पिछले क्लास में हमने चर्चा किया था मृदा प्रदूषण के बारे में, यानी कि सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है, उसके कारण क्या हैं, उसका प्रभाव क्या है और उससे बचने के उपाय क्या हैं, उसको ख़त्म करने के तरीके क्या हैं। आज हम चर्चा करेंगे ध्वनि प्रदूषण के बारे में, यानी कि जो नॉइज़ पॉल्यूशन होता है वो होता क्या है और उसके कारण क्या हैं, उसका प्रभाव क्या है और उसको कैसे दूर किया जा सकता है, इसको और एक जो मानक ध्वनि होती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए, जिससे जिसको ज़रूरत है वहाँ तक इस वीडियो को आप पहुँचाने का काम ज़रूर करिए। तो आज की चर्चा की शुरुआत हम करेंगे कि ध्वनि प्रदूषण होता क्या है। आप जानते हैं कि इस संसार में जो वस्तुएं हैं, अगर वो कंपन करती हैं, कंपन का मतलब हिलना डुलना, अगर वो कंपन करती हैं, हिलती डुलती हैं, तो उससे ध्वनि उत्पन्न होती है। चाहे जो वस्तु हो, इस संसार की चाहे जो वस्तु हो, अगर वह हिलती डुलती है यानी कंपन करती है तो उसी कंपन से वह ध्वनि उत्पन्न होती है। और जो ध्वनि होती है उसकी तीव्रता जब अधिक हो जाती है तो उसी को हम शोर कहते हैं। जब ध्वनि की तीव्रता अधिक हो जाती है तो उसी को हम शोर कहते हैं। और जब शोर इतना अधिक हो जाए कि वह हमारे कानों को सहन ना हो, यानी हमारी जो क्षमता है कानों की वह सहन ना कर पाए, उसकी एक कार्य क्षमता है, उसकी एक लिमिट है, और जब वह कानों तक पहुँचे और कान जो है उस आवाज़ को, उस शोर को सहन करने की क्षमता खो दे, यानी उसके पास उतनी क्षमता ही ना रहे कि हम उसको सुन सकते हैं, या अगर सुन सकते हैं तो उसको वह दर्द दे, परेशान करे, तो उसी को हम कहते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन, यानी ध्वनि प्रदूषण। उससे मनुष्य के अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है, हृदयाघात हो जाता है। तो इस टाइप के जो बीमारियां हैं वो एक आदमी के अंदर पैदा हो जाती हैं। तो आपको साधारण शब्दों में सबसे पहले ध्वनि के बारे में बताना है कि ध्वनि का क्या होता है। तो जब कोई वस्तु कंपन करता है तो उससे ध्वनि उत्पन्न होता है, और जब ध्वनि अधिक मात्रा में हो, यानी ध्वनि की मात्रा अधिक हो, तो उसी को हम शोर कहते हैं। और जब शोर इतना हो जाए कि हमारे कानों को वह असहनीय हो जाए, चिड़चिड़ापन आ जाए हमारे अंदर, तनाव उत्पन्न हो हमारे अंदर, तो इस टाइप के जो शोर होते हैं उसी को हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। तो ध्वनि प्रदूषण का अर्थ यहाँ लिखा हुआ है, वह कंपन जो मनुष्य के कानों तक किसी माध्यम से पहुँचता है ध्वनि कहलाता है। वह कंपन जो मनुष्य के कानों तक किसी माध्यम से पहुंचता है वह ध्वनि कहलाता है। कोई भी माध्यम हो, यानी कंपन जब वस्तु करेगा तो उससे ध्वनि उत्पन्न होगा, और कोई ना कोई माध्यम होगा जिससे वह हमारे कानों तक पहुंचेगा। जैसे आप देखते हैं कि द्रव में ध्वनि की चाल, ठोस में ध्वनि की चाल, गैस में ध्वनि की चाल, इस टाइप से आप उसको पढ़ते होंगे, देखते होंगे। तो जब कोई वस्तु कंपन करता है तो उससे ध्वनि उत्पन्न होती है, और वह जो ध्वनि होती है किसी न किसी माध्यम के द्वारा हमारे तक पहुंचती है। अगर इस संसार में माध्यम ना हो तो वह ध्वनि हमारे तक पहुंचेगा भी नहीं, वह किसी न किसी माध्यम से ही हमारे पास पहुंचता है। तो कंपन, वह कंपन जो मनुष्य के कानों तक किसी माध्यम से पहुंचता है, ध्वनि कहलाता है। यदि ध्वनि की जो तीव्रता है वह अधिक हो जाए तो उसी को हम शोर कहते हैं। ध्वनि की तीव्रता अधिक हो जाए तो उसी को हम शोर कहते हैं। और जब ध्वनि की तीव्रता इतनी अधिक हो जाए कि हमारे जो सुनने वाले का मन जो होता है वो अशांत हो जाए, चिड़चिड़ा हो जाए, तो उसी को हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। तो ध्वनि प्रदूषण आपको समझ में आया होगा कि ध्वनि किसे कहते हैं, शोर किसे कहते हैं और ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं। अब आगे हम चर्चा करेंगे कि इस ध्वनि प्रदूषण जो होता है उसके उत्पन्न होने के कारक कौन कौन से हैं, यानी कौन कौन से कारक हैं जो ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। तो सबसे पहला हम इसमें देखेंगे कि जो प्राकृतिक कारण है, और दूसरा हम देखेंगे कि जो मानव जनित कारण है।
तो दो प्रकार से यह उत्पन्न हो सकता है, प्राकृतिक कारण से और मानव जनित कारण से। यानी प्राकृतिक स्रोत इसके होते हैं और इसके मानव जनित स्रोत होते हैं। तो प्राकृतिक स्रोत की हम अगर चर्चा करें तो बिजली की कड़कड़ाहट, यानी बिजली जब तेज से कड़कती है तो उससे भी जो ध्वनि उत्पन्न होती है वह इतनी तीव्र होती है कि वह ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आता है। बादलों की गड़गड़ाहट, तेज हवाएं, ऊंचे स्थान से गिरता जल, ऊंचे स्थान से गिरता जल, कहीं ऊंचाई से अगर जल गिरता है तो भी आप देखते हैं कि तेज तेज आवाज करता है और वह आवाज इतना तेज होता है कि हमारे कानों को वो सहन नहीं हो पाता है। आगे है आंधी, आंधी भी चलती है तो कितनी तेज आवाज होती है। तूफान, ज्वालामुखी का फटना, उच्च तीव्रता वाली जल वर्षा, ये कुछ प्राकृतिक कारण हैं जिससे ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। अगर हम मानव जनित स्रोतों की बात करें तो मानव जनित स्रोतों में सबसे पहले मोटर वाहनों से उत्पन्न होने वाला शोर, यानी जो ये वाहन है, इन वाहनों से जो उत्पन्न शोर उत्पन्न होता है वही परिवहन के जो साधन है उससे जो शोर उत्पन्न होता है। वायुयानों से होने वाला शोर, यानी जब ऊपर कोई वायुयान जाता है तब भी बहुत तेज शोर होता है और उसी को हम कहते हैं कि ये बहुत तेज शोर कर रहा है, ध्वनि प्रदूषण कर रहा है। रेलगाड़ी तथा उनके हॉर्न से होने वाला शोर, रेलगाड़ी जब आती है तब भी आप देखते हैं बहुत तेज आवाज़ करता है, उसका हॉर्न भी बहुत तेज होता है और उससे ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। उसके बाद लाउड स्पीकर है। अभी आपने देखा होगा कि मंदिरों से, मस्जिदों से या बड़े बड़े जो विद्यालय थे, जो गिरजाघर थे, वहाँ से जो सरकार थी वह जो लाउड स्पीकर है उसको हटाने का काम की है कि वो समाज में जो जिस रूप में आवाज़ जाना चाहिए उस रूप में आवाज़ नहीं जाता है। वो लोग बहुत तेज़ वॉल्यूम में करके अपना लाउड स्पीकर चलाते हैं, तो इसलिए उसको उतरवाया गया। तो जो लाउड स्पीकर होते हैं वो भी, जो म्यूजिक सिस्टम डीजे आपने देखा होगा शादी ब्याह में बहुत तेज़ बजता है। पटाखे जो त्योहारों में छोड़े जाते हैं और कारखानों की मशीनों से जो तेज़ आवाज़ होती है ये, तो ये कुछ मानव जनित जो है ध्वनि प्रदूषण के स्रोत थे, जिसमें मोटर वाहन, वायुयान, रेलगाड़ियाँ, लाउड स्पीकर, म्यूजिक सिस्टम, पटाखे, कारखानों की जो मशीनें होती हैं वो तेज़ आवाज़ करती हैं और ध्वनि प्रदूषण पैदा करती हैं। अगर हम ध्वनि प्रदूषण का मानव जीवन पे प्रभाव की बात करें तो इससे भी कई बीमारियां पैदा होती हैं। सबसे पहला कि अनिद्रा की शिकायत हो जाती है। आदमी जब तेज़ आवाज़ करता है तो उसका दिमाग का संतुलन बिगड़ता है तो वह चिड़चिड़ा हो जाता है। दूसरा, एकाग्रता में कमी आती है। तेज़ आवाज़ में जब आप कोई काम कर रहे हो तो एकाग्रता भंग होता है। उस मनुष्य की कार्य क्षमता में कमी आती है। अगर तेज़ आवाज़ बगल में हो रहा है तो उससे उसकी कार्य क्षमता प्रभावित होती है। तीसरा, सुनने की क्षमता में कमी। लगातार आप जब तेज़ आवाज़ में सुनते हैं तो आपकी सुनने की क्षमता भी घटती चली जाती है। चौथा, तनाव होता है। जब तेज़ आवाज़ में कुछ बजता है, तेज़ आवाज़ हमारे कानों तक पहुंचती है तो हमको तनाव उत्पन्न होता है, जिससे हमारा सिर दर्द होने लगता है, यानी सर दर्द की शिकायत शुरू हो जाती है। और हृदयाघात सबसे महत्वपूर्ण है कि हार्ट अटैक आ सकता है। अगर कोई कमज़ोर दिल का व्यक्ति है तो तेज़ आवाज़ सुनने से हार्ट अटैक आ सकता है। और अगर बहुत तेज़ आवाज़ होगा तो किसी को हार्ट अटैक आ सकता है एकाएक अगर आवाज़ होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मानव जीवन पे इस ध्वनि प्रदूषण का क्या प्रभाव है। तमाम प्रकार की जो बीमारियां हैं वो हमारे अंदर आ सकती हैं, जिससे मानव का जो जान है वो भी जा सकता है। आगे ध्वनि प्रदूषण कम करने के उपाय क्या हैं? अगर इसी जो यहाँ स्रोत हैं इसी को कम कर दिया जाए तो हम उससे छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहले है कारखानों, शहरों से दूर स्थापित जो कारखाने हों वो शहर से दूर स्थापित हों। ये सबसे पहला आपने देखा होगा कि दिल्ली वगैरह शहर में जो है वो प्रदूषण के नाते ही, यानी चाहे वो वायु प्रदूषण हो चाहे ध्वनि प्रदूषण हो, इसी के नाते ही अब उसको शहर से दूर स्थापित किया गया है। दूसरा है नए तकनीक का प्रयोग। कुछ ऐसी तकनीक आई हो जिससे शहरों तक या आवासीय क्षेत्रों तक उस कारखाने की धुन ना पहुंच सके, ऐसी व्यवस्था की जाए। तीसरा है मशीनों का रखरखाव। आप देखते हैं कि जिन मशीनों का रखरखाव नहीं होता है वह तेज़ आवाज़ करने लगती हैं। मशीनें जब पुरानी हो जाती हैं तो वो तेज़ आवाज़ करने लग जाती हैं। आपके घर में ही कूलर, पंखा या इस टाइप की जो चीज़ें होंगी, जब धीरे धीरे पुराना होता है तो आवाज़ वो करना शुरू करता है। तो जब उसका रखरखाव नहीं होता है तो उसकी जो ध्वनि होती है वो तीव्र होती चली जाती है। तो उसके रखरखाव की जिम्मेदारी रखनी चाहिए।
ध्वनि रोधक यंत्र लगाकर, कारखानों में कुछ ऐसे यंत्र लगाए जाए जिससे जो वहाँ की ध्वनि हो बाहर ना जाने पावे, इस टाइप के कुछ उपाय किए जाएं। तो ये कुछ उपाय हैं कि कैसे ध्वनि प्रदूषण को हम दूर कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो तेज़ आवाज़ में लाउड स्पीकर बजाया जाता है, तेज़ आवाज़ में म्यूजिक सिस्टम बनाया जाता है, ये जो पटाखे त्योहारों में छोड़े जाते हैं, इन सबको रोक करके, यानी ना पटाखे ना छोड़ा जाए, लाउड स्पीकर स्लो वॉल्यूम में बजाया जाए, म्यूजिक सिस्टम स्लो वॉल्यूम में बजाया जाए। तो ये सब कुछ कारण हैं जिससे हम जो ध्वनि प्रदूषण है उसको कम कर सकते हैं। अब आगे जो ध्वनि मापन है उसको हम डेसिबल में करते हैं। उसका जो मापन है उसको हम डेसिबल में, यानी उसका जो मात्रक है वो डेसिबल है। अक्सर पूछा जाता है कि ध्वनि को मापने का जो मात्रक है वो क्या है, तो डेसिबल है। अब आगे कि किस प्रकार की बातचीत कौन क्या कितने डेसिबल में होता है, तो अगर हम फुसफुसाहट करते हैं तो उसका जो ध्वनि मात्रा है वो 20 डेसिबल है। अगर हम फुसफुसाहट करते हैं तो उसकी आवाज़ 20 डेसिबल होती है। अगर हम सामान्य बातचीत करते हैं 60 डेसिबल। अगर हम भारी वाहन कारखाना की बात करें कितना आवाज़ निकलता है, तो 80 डेसिबल निकलता है। अगर 5 सायरन एक साथ बजाए जाएं तो 100 डेसिबल आवाज़ निकलता है, और जो ये रॉकेट और जेट विमान होता है उससे 200 डेसिबल जो है वो आवाज़ निकलता है। अब इसमें जो 80 के आसपास की ध्वनियाँ होती हैं वो प्रदूषण के अंतर्गत आ जाती हैं। 80 के आसपास जो डेसिबल होता है वह प्रदूषण के अंतर्गत आ जाता है। अगर मानक ध्वनि की बात करें तो मानक ध्वनि जो बताया गया है वो आवासीय क्षेत्र में दिन में 55 डेसिबल और रात में 48 डेसिबल, रात में 48 डेसिबल होना चाहिए। इसके अलावा जो व्यापारिक क्षेत्र हैं वहाँ दिन में 65 डेसिबल और रात में 55 डेसिबल होना चाहिए। जबकि जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, औद्योगिक क्षेत्र के लिए रात में 75 डेसिबल, दिन में 75 डेसिबल और रात में 70 डेसिबल, ये मानक जो है ध्वनि है। ये निर्धारित किया गया है कि इससे अधिक ध्वनि होगा तो वो प्रदूषण के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये ध्वनि क्या होता है, शोर क्या होता है, प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण के स्रोत कौन कौन से होते हैं, उसके बाद ध्वनि प्रदूषण जो होता है मानव पर प्रभाव क्या है, उसको कम करने के उपाय क्या हैं, ध्वनि का मापन कैसे किया जाता है, कौन सा ध्वनि किस श्रेणी में आता है, और जो मानक ध्वनि है उसको कितना निर्धारित किया गया है, इसको हमने इस क्लास में देखा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए, जिससे जिसको ज़रूरत है वहाँ तक इसको पहुँचा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको याद करने में या उसको समझने में आसानी हो।